सॉरी सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी याद दिला। चलो, तो जो सुबह हम लोगों ने क्वेश्चन सीखा था उसमें हम लोगों ने सिर्फ जो वैल्यूएशंस थे या कैलकुलेशन प्राइस की थी वो सभी एक्स इंटरेस्ट प्राइस की कैलकुलेशंस थी। लेकिन अब हम लोग इस क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट प्राइस की भी कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। फॉर्मूला और मेथड्स सभी सेम रहेंगी हम लोगों को। इन एडिशन टू दैट जो इंटरेस्ट कॉलम हमारा यहाँ पर बनाया था हम लोगों ने, इसके साथ साथ एक और कॉलम हम लोगों को यहाँ पे ऐड करना है, दैट इज CIP कॉलम, दैट इज कॉस्ट इंटरेस्ट प्राइस कॉलम। अच्छा, ये क्यों हम लोगों को ऐड करना है इसके लिए मैं बताता हूँ, 2 सेकंड। ठीक है, क्योंकि जब हम लोगों को कॉस्ट इंटरेस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट प्राइस जब कैलकुलेट करनी होगी तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये वैल्यूज कम इंटरेस्ट प्राइस व्हेन गिवन देन CIP माइनस इंटरेस्ट हम लोगों को कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी होती है। तो कम इंटरेस्ट प्राइस मतलब क्या? कम इंटरेस्ट प्राइस मतलब सर नॉर्मली व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है। हाँ दिख गया। दिखा अभी? यस सर। ओके, सो जो हम लोगों के पास में सुबह हम लोगों ने देखा था कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस थी, तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस के लिए हम लोगों ने यूनिट्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट मिलती थी वो हम लोग डायरेक्टली कॉस्ट कॉलम में लिखते थे, दैट इज EIP इज इक्वल टू कॉस्ट एक्स इंटरेस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डिबेंचर्स विल गिव्स अस द एक्स इंटरेस्ट प्राइस ओवरऑल टोटल। वो हमें कॉस्ट की तरह हम लोग उसे ट्रीट करते थे। बट व्हेन कम इंटरेस्ट प्राइस जब दी जाती है सम में, तो उस टाइम पे हम लोगों को नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू कम इंटरेस्ट प्राइस जो प्राइस मिलती है इसे हम लोग कहते हैं कम इंटरेस्ट प्राइस ओवरऑल। लेकिन कम इंटरेस्ट प्राइस यही हमारी कॉस्ट नहीं कंसीडर होती है। कम इंटरेस्ट प्राइस का मतलब होता है कि इस प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। अगर इंटरेस्ट अगर हमारा कॉस्ट में इंक्लूडेड होगा तो हमें नेट कॉस्ट नहीं मिल पाएगी। इसलिए CIP में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बाकी सारी मेथड सेम। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते वक्त हम लोग क्या क्या देखेंगे? तो पहली चीज़ कि जो हमारे पास में डेट्स दिए हुए हैं उन डेट्स में से 2 डेट हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, एक इंटरेस्ट की ड्यू डेट्स और दूसरी ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स। तो इंटरेस्ट की ड्यू डेट्स हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी दी होगी, तो अगर चेक करते हैं हम लोग तो यहाँ 4th लाइन में यहाँ पे दिया हुआ है द फॉलोइंग अदर ट्रांजेक्शंस वेर एंटर्ड बाय हिम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। तो यहाँ पे हम लोगों को 2013 जो है ये हमारी क्लोजिंग की डेट है। तो अगर हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग की डेट कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर है 1/4/2012 ये ओपनिंग के लिए, और 31 मार्च 2013 ये हमारे लिए होगी क्लोजिंग की डेट। 12 और 31 अगर क्लोजिंग है तो 1 अप्रैल 2012 हमारे लिए क्या होगी? ओपनिंग की डेट। इसी के ऊपर इमीडिएटली दिया है कि एक्सलेंट लिमिटेड पेज इंटरेस्ट ऑन 1 मई एंड 1 नवंबर। इंटरेस्ट की डेट कौन सी है? 1 मई एंड 1 नवंबर, ये हमारी इंटरेस्ट की ड्यू डेट्स है। गौर करना कि डेट्स 31 या 30 नहीं है, दिस इज फर्स्ट। अब आते हैं हम लोग हमारे ट्रांजैक्शंस पे। गिवन ट्रांजैक्शन की जो डेट्स दी है उन डेट्स को हम लोग पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। अगर क्लोजिंग 31 मार्च 2013 को होने वाला है तो ओपनिंग कौन सा होगा? 1/4/2012। यहाँ पर क्वेश्चन में एक डेट पहले ही लाइन पे दी हुई है ऑन 1 अप्रैल 2010। तो पहली लाइन हमेशा की तरह छोड़कर पहली डेट लिखेंगे हम लोग 1/4/2012। उसके बाद में बाकी के जो ट्रांजैक्शंस होंगे उन ट्रांजैक्शन की जो डेट्स हैं वो डेट हम लोग एक के बाद एक लिखते चले जाएंगे, और उनके साथ ही साथ
ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है उसे भी हम लोग लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये फर्स्ट डेट के लिए यहाँ पर नेचर है ट्रांजैक्शन का ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद में ट्रांजैक्शन की डेट्स में पहली डेट आती है 1 अप्रैल 2010, अगेन सेम डेट विच इज़ द ओपनिंग डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। लेकिन इस डेट पे हम लोग कौन सा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने वाले हैं? सेल का ट्रांजैक्शन। और अगर सेल का ट्रांजैक्शन आता है तो उसके साथ में प्रॉफिट या लॉस हम लोगों को रिकॉर्ड करना ही है, ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट डेट कौन सी है? 1 अक्टूबर। अब 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में चेक करो कहीं पर भी इंटरेस्ट की ड्यू डेट आती है क्या? तो हाँ, यहाँ पर फर्स्ट में ये एक इंटरेस्ट की ड्यू डेट यहाँ पर आ सकती है। तो 1 मई 2012 इंटरेस्ट की ड्यू डेट, इंटरेस्ट पेमेंट की डेट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट। 1 मई के बाद सेकेंड डेट जो है वो है 1 नवंबर, और 1 नवंबर से पहले आता है 1 अक्टूबर। दैट्स वाई द नेक्स्ट टाइमलाइन के लिए डेट आएगी 1 अक्टूबर 2012, जिस दिन हम लोगों ने किया है परचेस का ट्रांजैक्शन। इमीडिएटली बाद नेक्स्ट जो डेट है वो डेट 1 दिसंबर का ट्रांजैक्शन है परचेस का। लेकिन गौर कीजिए कि 1 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर इंटरेस्ट का डेट आएगा, उसके बाद में 1 दिसंबर आएगा। सो 1 नवंबर ये हमारी हो गई इंटरेस्ट की डेट, और उसके बाद आएगा 1 दिसंबर जो कि है हमारा अगेन परचेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन। देन आता है नंबर 1 फरवरी का। दिसंबर और फरवरी में कहीं पर भी कोई भी डेट इंटरेस्ट की नहीं है, इसलिए एज इट इज डायरेक्टली 1 Feb 2013 नेक्स्ट अकाउंटिंग नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर है बट अकाउंटिंग ईयर सेम है। यहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं सेल ट्रांजैक्शन, राइट। सेल ट्रांजैक्शन अगर आता है तो पहले जैसे लिखा था उसी तरह से यहाँ पर भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, राइट। और इसके साथ साथ हम लोग इन एडिशन सेल का ट्रांजैक्शन जब यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद प्रॉफिट या लॉस लिखने के बाद नेक्स्ट आती है क्लोजिंग की डेट जो कि है 31 मार्च 2013। यहाँ तक हमारी सारी क्लोजिंग की डेट्स आ गई। तो ये हमारी टाइमलाइन अभी प्रिपेयर करके रेडी है, जिसके साथ साथ हमारे पास में लगने वाले फॉर्मूलाज जो कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए और सेल ट्रांजैक्शन करते वक्त प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है फेस वैल्यू इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू ड्यू मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स, मतलब 1 साल। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो दिया जाता है वो नॉर्मली पर एनम के लिए दिया जाता है। क्लियर? अब ये सारे ट्रांजैक्शन और टाइमलाइन हमारी रेडी है, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला नंबर आता है पहले ट्रांजैक्शन का, ऑन 1/4/2012 ओपनिंग बैलेंस है। कितनी सिक्योरिटीज है? 200 नंबर ऑफ डिबेंचर्स, 6% डिबेंचर्स है। ये 6% हमारे लिए क्या है? इंटरेस्ट रेट है, राइट। तो 6% डिबेंचर्स जो कि हमारे पास में 200 कितनी वैल्यू के हैं? 100 ईच। 100 ईच मतलब 200 into 100 that is 20,000 will be our face value। अब ये 20,000 तो मिल गए। इसके साथ साथ आगे बोला है कि each of Excellent Limited were held as an investment by Mr. Tushar at a cost of rupees 18,200। अब 18,200 ये डायरेक्टली कॉस्ट कैलकुलेट करके हमें दी है, तो हम लोग उसे एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर? अब आता है सवाल ओपनिंग बैलेंस को रिकॉर्ड किया जाने वाला इंटरेस्ट का। अब इंटरेस्ट के बारे में क्या करेंगे? इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेशन करते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना है? ओपनिंग बैलेंस से पहले कौन सी डेट पे इंटरेस्ट पे किया गया होगा। मतलब अगर हम लोग नॉर्मली सोचते हैं तो 1/4 मतलब 1 अप्रैल से पहले
कौन सी ऐसी डेट होगी जहां पर इंटरेस्ट पे किया गया होगा? तो 1 अप्रैल से अगर हम लोग रिवर्स जाते हैं तो पिछले साल का दिसंबर और दिसंबर से पहले आने वाला नवंबर, तो यहाँ पर डेट होगी 1 नवंबर 2011। अब 1 नवंबर 2011 को जो कुछ भी इंटरेस्ट पे किया गया होगा, उस इंटरेस्ट को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो उसके बाद में 1 अप्रैल तक कितने महीने होंगे? तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ऐसे टोटल 5 मंथ्स के लिए एक्रूड इंटरेस्ट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, जिसके लिए वैल्यूज लिखते वक्त हम लोग यहाँ पर डेट वाइज अगर लिखते हैं तो ओपनिंग बैलेंस के लिए यहाँ पर डेट लिखते हैं, और कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फेस वैल्यू थी वो कितनी है? 20,000 इनटू इंटरेस्ट रेट 6% into due months, that is 5 months upon 12 months, then the interest amount will be, कितनी आएगी इंटरेस्ट अमाउंट? किसी ने चैट बॉक्स में लिखा होगा शायद। सर बट वाई नवंबर? अरे नवंबर इसलिए क्योंकि नवंबर की 1 तारीख को इंटरेस्ट दिया है, नॉट 30th को, तो इसलिए पूरा नवंबर भी कैलकुलेट होगा। तो नवंबर का 1 महीना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ऐसे 5 मंथ्स कैलकुलेट होंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? करो कैलकुलेट और बताओ आंसर। 20,000 इंटू 6% इंटू 5 डिवाइड 12, अमाउंट आएगी ₹500। चलो एवरीवन कंफर्म करो ये कैलकुलेशन। ओके, ये 500 रुपीज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट के लिए। अब जैसे जैसे सेकेंड सम है, इसलिए जैसे जैसे हम लोग ये कैलकुलेशन करते जाएंगे उसको इमीडिएटली हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में यहाँ पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में ओपनिंग बैलेंस हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 1/4/2012 के लिए, यहाँ पर लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन या फिर 2 ओपनिंग बैलेंस, वट एवर इट इज सुटेबल फॉर यू। ठीक है, फेस वैल्यू है 20,000 की, इंटरेस्ट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 500 का, जिसके लिए कॉस्ट ऑलरेडी सम में दी है 18,200। पहला ट्रीटमेंट क्लियर। सेकेंड ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू सेल ट्रांजैक्शन विच इज एक्चुअली occurred on the same date, that is opening date. ओपनिंग डेट पे कितने नंबर ऑफ डिवेंचर सेल किए हैं? 100 डिवेंचर्स, मतलब इनकी जो फेस वैल्यू होगी वो होगी 10,000, और ये 10,000 डिवेंचर्स हम लोगों ने सेल करते वक्त कौन सी प्राइस पे सेल किए? तो एट द रेट 98 रुपीज़ कम इंटरेस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करते वक्त हम लोग CIP कैलकुलेट करेंगे क्योंकि कम इंटरेस्ट प्राइस दी हुई है। 100 इंटू 98, 9,800 will be our कम इंटरेस्ट प्राइस। 9,800 will be our कम इंटरेस्ट प्राइस। क्लियर? लेकिन अब हमें इसे कैलकुलेट करते वक्त इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सेल कर रहे हैं तो सेल के लिए कुछ एक्रूड इंटरेस्ट होगा, तो उसके रिसीव करने के लिए हम लोगों को वहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जो कैलकुलेशन हम लोगों ने यहाँ पर किया था ओपनिंग बैलेंस के लिए, वही सेम कैलकुलेशन यहाँ पर भी कंसिडर होगा, और यहाँ पर अगर कंसिडर होता है तो ये जो फिगर्स लिखी हैं हम लोगों ने, इन्हें सिर्फ फेस वैल्यू में चेंज करना है 10,000। क्यों? क्योंकि सेम डेट है, ड्यू मंथ्स भी 5 ही रहेंगे, इंटरेस्ट रेट भी सेम है, बस फेस वैल्यू चेंज हो रही है। इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो
250 हमारे लिए आ जाएंगे इंटरेस्ट की वैल्यू। ये 250 हम लोग इंटरेस्ट कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो हमारी कॉस्ट कैलकुलेट करना। अब कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए व्हेन द प्राइस इज गिवन एज अ कम इंटरेस्ट प्राइस, if come interest price is given, then CIP minus interest is equal to cost. CIP come interest price minus interest is equal to cost. 9800 minus 250 will give us the 9550 as a cost. Very good, Ninal. Clear? अब इस ट्रांजैक्शन को भी हम लोग इमीडिएटली रिकॉर्ड कर देंगे। कहाँ पर? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में। जब हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा या परचेस होगा उसे हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। जब हमारे लिए सेल का ट्रांजैक्शन होगा या क्लोजिंग बैलेंस होगा उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। रिकॉर्ड करते वक्त 9800 ये हम लोग कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करने वाले। इसके लिए ये CIP के लिए मैं अलग से हाईलाइट करके रख रहा हूं। इसे हम लोग ग्रीन कलर से हाईलाइट करेंगे कि इसे हम लोगों को कहीं पर लिखना नहीं है। क्यों? कॉस्ट प्राइस के कॉलम में कॉस्ट लिखेंगे यहां पर, और फेस वैल्यू के कॉलम में फेस वैल्यू, और इंटरेस्ट के कॉलम में इंटरेस्ट। इसलिए डेट विल बी सेम 1/4/2012, और यहाँ पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं। सेल करते वक्त एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। दैट्स वाई क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और इसे लिखते वक्त फेस वैल्यू कॉलम में जितने की इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने सेल की है वो फेस वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10,000। सर, हाँ बोलो। sir, is it getting recorded? यस यस, Okay, because I wasn't able to see that recording का sign ना इसके लिए। नहीं हो रही रिकॉर्डिंग हो रही है। Okay, no issues. Thank you. ओके, 10,000 रुपीज फेस वैल्यू यहाँ पर रहेगी। इंटरेस्ट जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो इंटरेस्ट यहाँ पर हम लोग 250 रुपीज लिखेंगे, और कॉस्ट कॉलम में जो कॉस्ट हम लोगों ने फाइंड आउट की थी CIP माइनस इंटरेस्ट करके वो 9550 यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। ये हो गया हमारा सेल ट्रांजैक्शन। अभी हम लोगों ने क्या रिकॉर्ड किया? ओनली सेल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर हम लोगों ने उसमें से आने वाला कोई प्रॉफिट या लॉस अभी तक फाइंड आउट नहीं किया है। अब प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नीचे सेल ट्रांजैक्शन के लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसे हम लोगों को यूज़ करना है। अब यूज़ करते वक्त जो टोटल कॉस्ट होगी, इस टोटल कॉस्ट को कंसीडर करते वक्त जिस दिन सेल ट्रांजैक्शन हुआ है, सपोज यहाँ पे 1/4/2012 को सेल ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उस दिन के पहले या उसी सेम डे पे सेल ट्रांजैक्शन को छोड़कर, इस ट्रांजैक्शन को छोड़कर हमारे पास में कितनी कॉस्ट और कितनी फेस वैल्यू बची थी ये हमें रिक्वायर्ड है। कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर देखो टोटल कॉस्ट वी हैव 18,200 रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल फेस वैल्यू वी आर हैविंग ऑफ रुपीज 20,000 इनटू द फेस वैल्यू ऑफ सेल्स 10,000 की फेस वैल्यू हम लोगों ने सेल की है। तो हमें एक्चुअल कितनी कॉस्ट का सेल हुआ है या इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों ने सेल की है उनकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है वो पता चलेगी। तो इज इक्वल टू साइन दे के ये वैल्यूज कितनी आएगी बताओ? 18,200 डिवाइड 20,000 इंटू 10,000, 9,100 रुपीज, राइट। ये 9,100 रुपीज हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों ने सेल की है। अब इसे सेल करते वक्त जो हमारी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस सेम डेट के लिए जो थी वो सेलिंग प्राइस हमें कंसीडर करनी है। यहाँ पर जो अमाउंट है हमारी, ये अमाउंट, ये इतना हम लोगों को पैसा सेल करके मिलने वाला है। हम लोगों ने एंट्री में भी लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट
टू कॉस्ट या टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, राइट, 9550। अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ अमाउंट, ताकि थोड़ी दिक्कत कम हो जाए। जो अमाउंट हम लोगों को इन्वेस्टमेंट सेल करके मिलने वाली है, वो अमाउंट एक्चुअल में हमारे लिए है 9550। सो सेलिंग प्राइस जो है हमारी वो 9550 माइनस कॉस्ट प्राइस 9100 will give us the profit of rupees 450. Clear? Sell transaction of dated 1/4/2012. Clear everyone? सर हाँ बोलो हेलो, एक डाउट था सर। बोलो। सर डायरेक्टली क्यों नहीं किया आपने? 10,000 माइनस 9,550 450 आता था सर। यहाँ पर ना हाँ, 10,000 माइनस 9,550। एग्जैक्टली अब यहाँ पर हमारे पास में सिंगल इन्वेस्टमेंट था ना, यहाँ पर इसलिए इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। जब हमारे पास में हाँ, मल्टीपल बट डायरेक्ट प्रॉफिट भी आ सकता है ना सर। मतलब मैंने मैंने पहले ही फाइन किया था, 450 आया था। मैंने 10,000 माइनस 9,550 किया था, पर राइट चलेगा वैसे भी? एग्जैक्टली वैसे चल सकता है, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, अब हमारे पास में यहाँ पे सिंगल हाँ। कैलकुलेशन या सिंगल रेट के ओवरऑल कैलकुलेशन यहाँ पर दिए थे। जब मल्टीपल रेट से परचेस किया होता है तो वहाँ पे हम लोगों को वहाँ वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। मतलब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लिफो या फीफो मेथड यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे पास में सिंगल इन्वेस्टमेंट ऊपर थी, इसलिए ये इस तरह से ट्रांजैक्शन हुआ, राइट। जब मल्टीपल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि अभी हमारे पास में इसमें से कुछ 100 बचेंगे, फिर परचेस कर रहे हैं हम लोग 2 बार और उसके बाद सेल कर रहे हैं, तो सेम वही ट्रीटमेंट होता है क्या, चेक करना, ठीक है। बाकी ये ट्रीटमेंट क्लियर कि हमें प्रॉफिट किस तरह से फाइंड आउट होगा, और जब प्रॉफिट होगा हाँ। या लॉस होगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो लॉस कट कर देंगे, और प्रॉफिट के लिए किसी भी कॉलम में यहाँ पे कुछ भी ना लिखते हुए डायरेक्टली 450 रुपीज़ हम लोग प्रॉफिट के कॉलम में लिख देंगे, अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। और सेल करते वक्त प्रॉफिट हुआ तो उसकी एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट से मिला हुआ प्रॉफिट, राइट, जो पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट। तो एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट to P&L account for the same date 1/4/2012 to profit and loss account, and amount will be directly recorded into only amount column, not in a face value or not in an interest column. Sell transaction clear? Right. The next date is 1/5 of 2012, which is the interest date. अब इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर हम लोगों ने सेल करते वक्त कैलकुलेशन को अगर हम लोग देखें तो सेल किया है, राइट। अगर सेल किया है तो हमारा बैलेंस जो है वो कम होगा, राइट। अगर हम लोग सेल करते हैं ये 9550 ये भी हमारे लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो अगर सेलिंग प्राइस की वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी कम हो चुकी है। अब कैलकुलेशन के लिए अगेन अगर हम लोग सेम यहाँ पर देखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, इंटरेस्ट पे करते टाइम पे इस डेट के लिए हमारे पास में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बचेंगे, 100, जिनकी फेस वैल्यू होगी 10,000, और इंटरेस्ट पे होगा फॉर 6 मंथ्स। अब यहाँ पर इमीडिएटली 1/5 2012 के लिए ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन अगर आप कैलकुलेटर पे करके डायरेक्टली यहाँ इंटरेस्ट लिख देते हो विदाउट शोइंग दीज वर्किंग नोट्स तो भी चलता है, राइट। तो अब 1/5 को इंटरेस्ट मिलने वाला है, 1 मई को इंटरेस्ट मिलने वाला है, दैट मीन्स पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त 10,000 इंटू 6%,
ये पूरे साल भर का इंटरेस्ट है, राइट। तो 6 महीने का इंटरेस्ट हम लोगों को मिलेगा ₹300। गॉट इट? एवरीवन? एवरीवन? यस। ये समझा सबको? ये 300 कहाँ से आए, या लिखूं यहाँ पर? 10,000 सर नहीं समझा। हेलो 10,000 इंटू 6%। ये पूरे कितने महीने हेलो के लिए? ये पूरे 12 महीने के लिए इंटू, हेलो हाँ बोलो। सर, मई में इंटरेस्ट काउंट किया, फिर 6 मंथ का कैसे आया? नहीं नहीं नहीं, मई का इंटरेस्ट काउंट नहीं किया, मई के 1 तारीख को इंटरेस्ट काउंट किया। अगर सपोज हम लोग 1 नवंबर को पे किया था हम लोगों ने इंटरेस्ट, राइट, ये 1 मई जो है ये हमारी इंटरेस्ट की डेट है, और वैसे ही 1 नवंबर है। तो इस इंटरेस्ट डेट से पहले कब इंटरेस्ट पे किया हुआ था? 1 नवंबर 2011 में। तो नवंबर का पूरा महीना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, राइट, कितने महीने हुए? 6 महीने, क्योंकि मई के 1 तारीख को, 1 डेट को इंटरेस्ट पे होने वाला है। तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द 6 मंथ्स। जो ड्यू मंथ्स होंगे वो सिर्फ 6 मंथ्स होंगे। 6/12 मतलब पूरे साल का जो होगा उसका आधा, अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहें तो, विच इज 300 रुपीज, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। अब इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज रिसीव्ड, हम लोगों को मिलता है। तो इंटरेस्ट रिसीव होने के लिए एंट्री आएगी 1/5/2012 डेट के लिए, बाय बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट की। यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट जो हम लोगों ने अलग से प्रिपेयर किया है, उसमें यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ₹300, इन दोनों कॉलम्स में डैश। क्लियर? यहाँ तक समझा? आगे बढ़े? यस Okay. Next transaction. Next transaction is dated on the 1st of October 2012, which is purchase transaction. Purchase transaction क्या है? 100 यूनिट्स परचेस किए हैं 104x इंटरेस्ट पे। 100 यूनिट परचेस किए हैं जिनकी फेस वैल्यू होगी 10,000, और एक्चुअल में यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा, एक्चुअल में जो कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग करेंगे वो कितना होगा? CIP कैलकुलेट करेंगे या डायरेक्टली अमाउंट में कॉलम में लिखेंगे? अब आप लोग बताओ। डायरेक्टली अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। वेरी गुड। एक्स इंटू 104 इंटू 100, 104 इंटू 100, ये हमारे लिए क्या होगी? EIP, दैट इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस, क्योंकि प्राइस देते हो एक्स इंटरेस्ट दिया है, और एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट, दैट इज हम लोग इसे कर देते हैं अमाउंट समझने के लिए, अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 10,400, कंफर्म करो। राइट, अब इन 10,400 के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए अगेन ड्यू मंथ्स चेक करने होंगे। ड्यू मंथ्स चेक करने के लिए 1 अक्टूबर को परचेस किया है, कितने हैं वैल्यू का? 10,000 की वैल्यू का, इनटू 6% इनटू कितने मंथ से डिवाइड करेंगे यहाँ पे हम लोग? जरा कैलकुलेट करके देखो। 1 अक्टूबर को परचेस किया है हम लोगों ने, उससे पहले की इंटरेस्ट डेट कौन सी है? 1 मई। तो इन दोनों महीनों के बीच का गैप मंथ्स में कितने महीने होंगे? ओके,
मई कंप्लीट आएगा, जून, 5/12. जुलाई, अगस्त और अक्टूबर आएगा ही नहीं. दैट्स व्हाई हियर वी recorded 5/12 and the amount will be, कितना आएगा अमाउंट? बताओ क्या यार, यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया है हम लोगों ने पहले से. देखो सेम कैलकुलेशन है, 250 रुपीज. कैलकुलेशन सेम है, मतलब यहाँ पर भी मंथ का डिफरेंस उतना ही था और यहाँ पर भी डिफरेंस उतना ही है. विथ फेस वैल्यू सेम होने की वजह से सेम इंटरेस्ट की अमाउंट आई, ₹250. अब इस परचेज के ट्रांजैक्शन को भी इमीडिएटली हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे. डेट है 1 अक्टूबर 2012. परचेस करते हैं तो कैश देनी पड़ेगी. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. इसलिए बैंक अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे. फेस वैल्यू के कॉलम में 10,000 रुपीज़ हम लोगों ने परचेस की है. इंटरेस्ट जो पे करना है हमें वो 250 रुपीज़ का है और 10,400 ये हमारी एक्चुअल में अमाउंट है जो हमारी एक्स इंटरेस्ट प्राइस थी. क्लियर? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके. द नेक्स्ट वन इज अगेन डेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यू डेट है. चलो आप लोग बताओ कितना क्या क्या लिखना है. थोड़ा सा आइडिया तो आ गया होगा आपको. जो बेसिक आइडिया आई है उसके ऊपर से बताओ. किसी ने तो आंसर दिया है डायरेक्टली, आंसर नहीं आया. चलो ठीक है, मैं पूछता हूँ. इंटरेस्ट ड्यू डेट पे हमारे पास में अवेलेबल सिक्योरिटीज कितनी यूनिट्स की है? बताओ, बोलो बोलो. अनम्यूट करके आंसर दिया तो भी चलेगा. राइट, 200 सर. वेरी गुड. 200 की यूनिट्स की सिक्योरिटी है जिनकी फेस वैल्यू अल्टीमेटली कितनी होगी? 20,000. वेरी गुड. अब 20,000 पे कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा? कितने महीनों का इंटरेस्ट मिलेगा? 6 months. वेरी गुड. 20,000 पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा. तो 20,000 इंटू 6% इंटू 6/12. 6. 20,000 इंटू 6% के हिसाब से एंड आंसर विल बी 600 रुपीज ओनली. वेरी गुड, वेरी गुड. 600 रुपीज. इस इंटरेस्ट जो हमें अभी मिला इसे रिकॉर्ड कर दो. अब इंटरेस्ट हमें मिल रहा है ड्यू डेट का, डेबिट में रिकॉर्ड होगा या क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा? Credit. वेरी गुड. 1/11 ड्यू डेट 2012 बाय बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा अमाउंट 600. Done. Immediately next transaction 1st December 2012 200 के परचेस 97 के कम इंटरेस्ट पे 200 के डिवेंचर्स परचेस किए हैं जिसके लिए वैल्यू है जिनके लिए वैल्यू है 20,000 की फेस वैल्यू. अब कम इंटरेस्ट की प्राइस है 200 इंटू 97
वैल्यू है 19,400 रुपीज़। 19,400 हमारे लिए क्या है? कम इंटरेस्ट प्राइस। कम इंटरेस्ट प्राइस है इसलिए कम इंटरेस्ट के कॉलम में लिखा। अब हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करने होते हैं इंटरेस्ट और अमाउंट, परचेस कर रहे हैं इसलिए, तो हमें इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों फाइंड आउट करना है। तो अगर अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा? सेम जो कैलकुलेशन हम लोग अभी तक यहाँ पे करते हैं वो अब बिना लिखे यहाँ पर ओरली करो। कितने महीने का गैप इंटरेस्ट का मिलेगा? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने? 1 मंथ। वेरी गुड। सो 20,000 का 1 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 20,000 इंटू 6% पूरे साल भर के लिए होगा। तो 1 महीने के लिए कितना? 1200 रुपये पूरे साल भर के लिए आता है, तो 1 महीने का आएगा 100 रुपीज़। ये 19,400 में से 100 रुपीज़ माइनस कर दो। इफ कम इंटरेस्ट प्राइस इज गिवन, CIP माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। CIP माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट 19,300। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दो। 1 दिसंबर 2012 परचेस कर रहे हैं इसलिए टू बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू के कॉलम में आएंगे 20,000, इंटरेस्ट कॉलम में आएंगे 100 रुपीज़, और फाइनली 19,300 विल बी आर अमाउंट और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों ने परचेस करते वक्त एक्चुअल में पे की थी। डन एवरीवन? यहां तक सबको समझा? एवरीवन? यस सर। ओके। अब हमारे पास में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आता है जो कि है सेल का ट्रांजैक्शन। अब सेल की ट्रांजैक्शन को कैलकुलेट करते वक्त किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे पास में जितनी वैल्यू है कॉस्ट कॉलम में, वो कॉस्ट कॉलम में कितना है? 48,350 माइनस 9,550, 38,800। Just a second. अब हम लोगों को सेल का ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना है। सेल की डेट के लिए जहाँ पे हम लोगों को 1/4 को हम लोगों ने सेल किया था, उसी तरह से नेक्स्ट सेल हमारा है 1 फरवरी 2013, राइट? उस डेट पे हम लोगों को टोटल कॉस्ट और टोटल फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये टोटल कॉस्ट और टोटल फेस वैल्यू मिलेगी कहाँ से? सबसे पहली तो ये चीज़, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए जिस दिन सेल का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसे रिकॉर्ड करने से पहले जो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखी है, इसमें से हमारी अमाउंट कॉलम की डेबिट साइड की टोटल माइनस क्रेडिट साइड की टोटल, ओनली अमाउंट कॉलम। तो डेबिट साइड की टोटल आती है 48,350, यहाँ पर लिख के रखता हूँ मैं, 48,350 माइनस 9,550। जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे लिए कॉस्ट होगी जो कि है 38,800। कंफर्म करो एवरीवन, जस्ट कंफर्म इट। करेक्ट है सर। डेबिट साइड की टोटल यहाँ पर 48,350 माइनस क्रेडिट साइड की टोटल 9,550, 38,800। अब ये 38,800 हमारे पास में है टोटल कॉस्ट, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है हमारे पास जितनी भी, उसकी ये कॉस्ट है 38,800।
अब ये कितने इन्वेस्टमेंट के लिए है, मतलब कितनी फेस वैल्यू के लिए है, ये फाइंड आउट करने के लिए कहाँ से फाइंड आउट होगा, कुछ अंदाजा? तो जो फेस वैल्यू हमारे पास में डेबिट साइड में है उसमें से क्रेडिट साइड की फेस वैल्यू माइनस कर दो, मतलब डेबिट साइड की टोटल 50,000 माइनस क्रेडिट साइड की टोटल 10,000, तो ये हमें अवेलेबल है 40,000 फेस वैल्यू के शेयर्स की। ये 40,000 आए कहाँ से? अगर क्रॉस वेरीफाई करना होगा तो 40,000 यहाँ पर चेक करो हमारी वर्किंग नोट में। इंटरेस्ट पेमेंट जब हुआ था तब 20,000 के पहले से थे और परचेस करते वक्त यहाँ दूसरे हमारे पास में मिले 20,000, तो टोटल अवेलेबल हमारे पास में 40,000 है, जिनके लिए टोटल कॉस्ट हमें लगी है 38,800। दैट्स वाई द यहाँ 40,000 से हम लोग डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे बाय द फेस वैल्यू ऑफ सेल्स। अब सेल्स की फेस वैल्यू कितनी है ये कहाँ से पता चलेगी? तो ट्रांजैक्शन दिया है 1 फरवरी को 100 शेयर सेल करने का, 100 शेयर्स सेल करने का ट्रांजैक्शन है, राइट? तो 100 मतलब कितना फेस वैल्यू हुआ? 10,000 फेस वैल्यू हुआ, राइट? दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस फॉर्मूला में इंटू 10,000 फेस वैल्यू, हमें क्या मिलेगी? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितनी आएगी? 38,800 डिवाइड 40,000 इंटू 10,000। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आई 9,700 जो कि हमारी कॉस्ट है। इमीडिएटली सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए गिवन क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शन दिया है वो क्या दिया है? 100 डिबेंचर्स सोल्ड एट 97x इंटरेस्ट प्राइस। 100 डिबेंचर्स सोल्ड एट 97x इंटरेस्ट प्राइस, मतलब 100 इंटू 97, 9,700 will be our cost या amount of investment sold, that is selling price, right? everyone समझ में आया? everyone ये 9,700 Yes. कहाँ से समझ आया? तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे हो गई, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस इस केस में थी 9,700, एक्स इंटरेस्ट प्राइस जो दी थी, उसकी वजह से जो प्रॉफिट या लॉस था वो हमारे लिए बन जाएगा नील। जितने की इन्वेस्टमेंट उतने का कॉस्ट, सेलिंग प्राइस। दैट्स वाई कुछ भी प्रॉफिट नहीं आएगा, तो ये प्रॉफिट के लिए यहाँ पर नील आएगा। तो अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो इसकी एंट्री भी नहीं आएगी, लेकिन सेल का ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट करना है। अब सेल के ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए अमाउंट तो मिल चुकी है, बट इंटरेस्ट इज रिमेनिंग। हाउ वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट व्हेन इट इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस और कम इंटरेस्ट प्राइस? इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला अभी तक हम लोगों ने जो यूज किया वही सेम। सो 1 फरवरी से पहले इंटरेस्ट कब पे किया था? 1 नवंबर को। तो नवंबर का पूरा महीना, दिसंबर, जनवरी और फरवरी कंसीडर करेंगे क्या? हाँ या ना? नो No. सर। नो, मतलब दिस इज ओनली फॉर 3 मंथ्स। सो अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं 1 फरवरी 2013 के लिए कैलकुलेशन होगा सेल के ट्रांजैक्शन का 10,000 इंटू 6% इंटू 3/12 एंड द अमाउंट विल बी, कंफर्म करो, 150 rupees. Everyone just confirm it. Right.
150 रुपीज़। और ये सेल ट्रांजैक्शन को हमें अभी रिकॉर्ड करना है। सेल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? इंटरेस्ट और अमाउंट कॉलम डायरेक्टली आज इट इज हम लोग लिख देंगे यहाँ इन कॉलम्स में, और यहाँ पर ट्रांजैक्शन की डेट 1 फरवरी 2013 बाय बैंक अकाउंट, जिनके लिए फेस वैल्यू है 10,000 रुपीज। क्लियर? अच्छा, अब मुझे किसने सवाल पूछा था, एक डाउट पूछा था, देखो कि सेल सर यहाँ पे डायरेक्टली अगर 10,000 में से हाँ सर, समझ गया सर। हाँ। क्लियर, तो ये वेटेड Yes, एवरेज की clear. वजह से अगर यहाँ पे करते तो 300 प्रॉफिट लॉस आना चाहिए था, या फिर प्रॉफिट Yeah, आना yeah, चाहिए, sir. तो नहीं आया। ठीक है, ओके, चलो डन एवरीवन। तो अब बचता है हमारा लास्ट एंट्री, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक के लिए। अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री में यहाँ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे पास में अवेलेबल है। कितने अवेलेबल है ज़रा बताओ तो, कितने अवेलेबल हो सकते हैं बताओ ज़रा आप लोग कैलकुलेट करके। 300. वेरी गुड, 300 डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 30,000, जिन पे इंटरेस्ट चार्ज होगा ओवरऑल 6 मंथ्स का, 5 मंथ्स का, 4 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, 2 मंथ्स का, 1 मंथ्स का। 5 months. हाउ 5 मंथ्स? 5 मंथ्स इज द राइट आंसर। कौन कौन से मंथ कैलकुलेट होंगे? नवंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. वेरी गुड, ये 5 मंथ्स हमारे कैलकुलेट होंगे। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन लिखो नीचे, फॉर द 31st March 2013 वैल्यू 30,000 into 6% into 5/12, and the answer will be 750 rupees. Just confirm it. Yes, sir. इस क्लोजिंग ट्रांजैक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड कर दो क्लोजिंग साइड में। क्लोजिंग साइड में रिकॉर्ड करते वक्त 31st March 2013 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरिड डाउन, या बाय क्लोजिंग बैलेंस। फेस वैल्यू थी 30,000, इंटरेस्ट है 750, और यहाँ पर एक्चुअल में कॉस्ट। अब कॉस्ट फाइंड आउट करते वक्त हमें बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करनी पड़ेगी, राइट? टोटल कॉलम्स के लिए जो हमें टोटल फाइंड आउट करनी है या फाइनलाइजेशन करना है, तो फाइनलाइजेशन करते वक्त हमें क्या सोचना है कि सबसे पहले फेस वैल्यू कॉलम चेक कर लो। फेस वैल्यू कॉलम में 20, 10, 20 टोटल 50,000, यहाँ पर भी टोटल 50,000। उसी तरह से कॉस्ट कॉलम, कॉस्ट कॉलम जाहिर सी बात है डेबिट साइड में ज़्यादा दिख रही है, जिनकी टोटल है ओवरऑल 48,350। इन सब की टोटल 48,350, यही 48,350 यहाँ पर, और बैलेंसिंग फिगर के लिए इज इक्वल टू इस माइनस कितना आंसर आएगा? 48,350 माइनस 9,700 माइनस 9,550। The closing balance is 29,100। कंफर्म करो।
सर ओके, ठीक है। अब कौन सा अकाउंट बाकी रह गया, कौन सा कॉलम बाकी रह गया जिसे फाइनलाइज करना है? फेस वैल्यू हो गया, अमाउंट हो गया, इंटरेस्ट कॉलम अभी भी फाइनलाइज करना बाकी है। तो इंटरेस्ट कॉलम को फाइनलाइज करते वक्त एक अंदाजा लो कि क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है या फिर डेबिट साइड की टोटल। यहाँ पर दिख तो रहा है कि क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, जो कि है 2050। इसी को डेबिट साइड में सामने लिख दो 2050। और बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो बैलेंसिंग फिगर होगी 31 मार्च 2013 के लिए, जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस के लिए है। इसे हम लोग ज़रा नीचे उतार देते हैं ताकि आसानी हो पढ़ने के लिए। बेस्ट, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस के दिन ही हम लोग इंटरेस्ट का जो बैलेंस होगा वो पीएनएल को ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर कितनी है? बैलेंसिंग फिगर 2050 माइनस 850, इट इज 1200। डन? एवरीवन समझ में आया कि ये 1200 कैसे आया? यस सर। ओके, चलो। तो गिवन क्वेश्चन में हम लोगों ने जो कम इंटरेस्ट प्राइस के बारे में सीखा, तो कम इंटरेस्ट प्राइस व्हेनेवर इट इज गिवन वी काउंटेड इट इज इन अ CIP कॉलम, और फिर उस पर्टिकुलर फेस वैल्यू पे ड्यू मंथ्स को कंसीडर करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। उस इंटरेस्ट को कम इंटरेस्ट प्राइस में से लेस करते हैं, जो बचती है उसे हम लोग अमाउंट कॉलम या कॉस्ट कॉलम में लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। ये एडिशनल कैलकुलेशन जो था वो एडिशनल कैलकुलेशन हमारे क्लोजिंग सेल्स के लिए था, यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन के लिए था, राइट। तो वो यहाँ पे वो हाईलाइट करके मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये एक्सेल शीट जिसमें ये दोनों क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर में फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो कम इंटरेस्ट प्राइस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस दोनों भी क्लियर सबको?